क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में यदि आप लोगों ने चार्ट में स्त्री का जनन तंत्र बनाया हुआ है तो देखिए स्त्री जनन तंत्र पर वाइवा कैसे तैयार करें। देखिए स्त्री का जो जनन तंत्र होता है इस तरह से बनाया जाता है और इसमें दो अंडाशय होते हैं, एक इधर अंडाशय होता है और एक इधर अंडाशय होता है। तो अंडाशय कितने होते हैं पूछा जाए तो दो अंडाशय होते हैं या दो ओवरी होती हैं और इन्हीं अंडाशयों में अंडे बनते हैं। अंडे या ओवम का निर्माण होता है। जो ओवरी होती हैं इसी में ओवम या अंडे बनते हैं। और आपको बता दें इनसे जब अंडा निकलता है तो उसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अंडोत्सर्ग क्या है? अंडोत्सर्ग क्या होता है? ओवल्यूशन क्या होता है? ओवुलेशन। अंडोत्सर्ग क्या होता है? ओवल्यूशन क्या है? अंडे का निकलना, अंडाशय से या ओवरी से अंडे का निकलना ही अंडोत्सर्ग होता है या ओवुलेशन होता है। और आपको बता दें लगभग में 13 वर्ष की आयु में, स्त्रियों में लगभग में 13 वर्ष की आयु में अंडे निकलने लगते हैं या अंडोत्सर्ग शुरू हो जाता है। लगभग में 13 वर्ष की आयु में। और जो स्त्रियों के अंडे होते हैं इनके अंडों में सेंट्रोसोम नहीं बनता है। सेंट्रोसोम नहीं होता है। स्त्रियों के अंडे में सेंट्रोसोम नहीं होता है। वो इन्हें निषेचन के समय शुक्राणुओं से प्राप्त होता है। जब निषेचन होने लगता है तब शुक्राणुओं से सेंट्रोसोम प्राप्त होता है। अंडों में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। बताते चलें कि एक वैज्ञानिक थे कार्ल अर्नेस्ट वान बियर। कार्ल अर्नेस्ट वान बियर ने सन 1827 में जो स्तनी होते हैं स्तनियों में अंडाणु की खोज की थी। अंडाणु की खोज की थी। कार्ल अर्नेस्ट वान बियर ने सन 1827 में दो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें अंडाणु की खोज की थी। और ये जो अंडाणु होते हैं, जो ओवम होते हैं, ये 24 से 72 घंटे तक सक्रिय रहते हैं। अंडाणु जो है ये कितना सक्रिय रहता है? 24 से 72 घंटों तक सक्रिय रहता है। सक्रिय यानी एक्टिव रहता है 24 से 72 घंटे तक। यदि अंडा अंडाशय से निकला और निकलने के 48 घंटे में निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा कि निषेचन की क्षमता नष्ट हो जाती है या समाप्त हो जाती है। अंडा निकलने के 48 घंटे में अगर निषेचन नहीं होता है तो निषेचन की क्षमता या फर्टिलाइजेशन की क्षमता समाप्त हो जाती है और अंडाशय से ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है। ये स्त्री जनन हार्मोन होते हैं या मादा लिंग हार्मोन होते हैं। यदि आपसे प्रश्न कोई करे कि मादा लिंग हार्मोन का नाम बताइए, स्त्री जनन हार्मोन का नाम बताइए, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये मादा लिंग हार्मोन होते हैं। मादा लिंग हार्मोन। और आपको बता दें जो योनि की दीवार होती है, जो वेजिना है, जो योनि होती है, इसकी दीवार में लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु। और योनि के मुख के दोनों तरफ बर्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। बर्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं एक द्रव का स्रावण करती हैं, द्रव स्रावित करती हैं। और कब ये द्रव स्रावित होता है? यह स्रावण लैंगिक उत्तेजना के समय स्रावित होता है। लैंगिक उत्तेजना के समय बर्थोलिन ग्रंथियां एक द्रव का स्रावण करती हैं। यह द्रव लैंगिक उत्तेजना के समय स्रावित होता है। आपको बता दें कि स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है, जो एमसी होती है, वो लगभग 45 से 50 वर्ष में समाप्त हो जाती है। जो स्त्रियां हैं उसमें मासिक धर्म या एमसी 45 से 50 वर्ष में समाप्त हो जाती है। और जो पुरुष होते हैं उसमें 80 से 90 वर्ष तक जनन क्षमता बनी रहती है, जबकि स्त्रियों में मासिक धर्म समाप्त हो जाता है। आपको बता दें कि मासिक धर्म या एमसी आने के, जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म या एमसी आने के 14वें दिन
यानी जिस दिन एमसीआई उसके 14वें दिन उत्सर्ग होता है या अंडोत्सर्ग होता है। और अंडोत्सर्ग मैंने बताया था क्या होता है, अंडे का निकलना अंडोत्सर्ग होता है। तो एमसी आने के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, यानी अंडा निकलता है और दोनों अंडाशयों से बारी बारी से निकलता है। मतलब ये हुआ कि जब जनन काल होता है, जनन काल होता है तो जनन काल में हर महीने क्या होता है कि अंडाशय या ओवरी से एक अंडा निकलता है। अब बारी बारी से कहा गया है तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों अंडाशयों से बारी बारी से, एक बार इधर से निकलेगा तो अगले महीने में इधर से एक बार निकलेगा। इस तरह से बारी बारी से निकलता है। तो एक बार इस तरफ से और दूसरी बार इस तरफ से निकलता है, इसलिए कहा गया कि बारी बारी से निकलता है। तो अंडा कब निकलेगा, 28 दिन के आवर्त चक्र में। 28 दिन के आवर्त चक्र में 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है या अंडा निकलता है। और आपको बता दें कि ये जो गर्भाशय है, जब गर्भधारण हो जाता है तो गर्भधारण होने पर गर्भाशय का आकार 500 गुना तक बढ़ सकता है या बढ़ जाता है। गर्भधारण होने पर जो गर्भाशय का आकार है वो 500 गुना तक बढ़ जाता है या बढ़ता है। तो अब देखिए, ये अंडाशय की बात हो गई, 2 अंडाशय होते हैं। इसी तरह से 2 फैलोपियन नलिकाएं होती हैं, एक इधर फैलोपियन नलिका है, एक इधर फैलोपियन नलिका है। और फैलोपियन नलिका में ये आगे की ओर झालर होती है। ये झालर जब अंडा निकलता है तो ये झालर के द्वारा ही अंडा पकड़ा जाता है और पकड़ने पर अंदर कर लिया जाता है। इसके बाद शुक्राणु यहाँ आते हैं और इसी फैलोपियन नलिका में ही निषेचन हो जाता है। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि निषेचन कहाँ होता है तो फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है या अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में निषेचन होता है, चाहे आप अंडवाहिनी में निषेचन कहो, चाहे डिंब वाहिनी में भी कह सकते हो, डिंब वाहिनी में। तो अंडवाहिनी में या डिंब वाहिनी में निषेचन होता है। तो इधर भी एक फैलोपियन नलिका होती है, इधर भी फैलोपियन नलिका होती है। और ये जो आप झालर जैसी संरचना देख रहे हैं इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, एंडोमेट्रियम। और ये गर्भधारण के पहले ही बन जाती है ताकि अच्छे से आए इसमें और धस जाए जो भ्रूण होता है। और स्त्री में भी 2 सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं, बर्थोलिन और पेरिनियल ग्रंथियां। एक प्रश्न है, योनि द्वार पर स्थित पतला झिल्ली नुमा डायफ्राम क्या कहलाता है? तो हाइमन कहा जाता है, हाइमन। और पेशी निर्मित कौन सी नलिका जो बाहर तल से गर्भाशय तक रहती है? तो योनि रहती है, योनि। किन अंकुरों के माध्यम से भ्रूण का गर्भाशय से संबंध रहता है? तो जरायु। और ये दोनों अंकुर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो अपरा का निर्माण करते हैं, अपरा। और माता के रक्त से भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? तो अपरा के द्वारा ही होता है। और गर्भ और अपरा के मध्य रज्जु सदृश संरचना क्या कहलाती है? तो नाभिनाल कहलाती है, नाभिनाल। धन्यवाद।